नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज हो रहा है क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार। थोड़ी देर में प्रिंस फिलिप की कब्र के पास दफनाया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने लंदन जाकर दी श्रद्धांजलि। लंदन के नजदीक लेस्टर में दो समुदायों में झड़प, भारतीयों के साथ मारपीट, मूर्तियों को भी तोड़ा। भारत ने की कड़ी निंदा। हिंसा के पीछे पाकिस्तानी गैंग का अंदेशा। अब बीजेपी के हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कराया। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा से की मुलाकात। मोहाली एमएमएस कांड में भगवंत सरकार का कड़ा एक्शन। जांच के लिए महिला अफसरों की एसआईटी बनाई। यूनिवर्सिटी ने वार्डन को सस्पेंड किया। आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड सहित 2 गिरफ्तार। ऐप पर लोन में फर्जीवाड़े को रोकने की बड़ी तैयारी। प्ले स्टोर सहित दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बनेगी अलग कैटेगरी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी में तेजी, लेकिन रियल्टी, पीएससी और एनर्जी में दबाव। सेंसेक्स 300, निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर बंद। आज महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। रात 8:30 बजे क्वीन को विंडसर कैसल में सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में प्रिंस फिलिप की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार की रस्में आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो गई हैं। स्कॉटलैंड में 3 सितंबर को 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया था। क्वीन का पार्थिव शरीर 11 सितंबर से वेस्टमिंस्टर हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था। और महारानी के अंतिम संस्कार के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखे हुए महारानी के शरीर को ताबूत में वेस्टमिंस्टर एब लाया गया, जहां शाही रीति रिवाज के मुताबिक उनके निधन पर शोक जताया गया। महारानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पाठ किया गया। दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों ने महारानी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। इस कार्यक्रम को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कहा जाता है। स्टेट फ्यूनरल के बाद महारानी के ताबूत को विलिंगटन आर्क ले जाया जाएगा। यहीं पर राज परिवार और उनके करीबी लोग एक प्राइवेट सेरेमनी में शामिल होंगे। इसके बाद उनके ताबूत को विंडसर कैसल ले जाया जाएगा। वहां पर सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में उन्हें प्रिंस फिलिप की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हैं लंदन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। देश की तरफ से, भारत की तरफ से राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते क्वीन ब्रिटेन की ऑफिशियल राष्ट्राध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जो डोमिनियंस थे उनकी राष्ट्राध्यक्ष हैं। साथ ही जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके बीच भी एक प्रतीकात्मक संबंध बनता है ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर। तो इस लिहाज से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ जुटे हैं क्वीन को श्रद्धांजलि देने। इनमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पहुंची हैं। और लंदन के पास आज ही के दिन लेस्टर में शनिवार को बड़े पैमाने पर भड़के तनाव के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यहाँ आने वाले कुछ दिनों तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रहेगी। भारतीय समुदाय और मूर्तियों पर हमले की भारतीय हाई कमिश्नर ने कड़ी निंदा की है। इंडियन हाई कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूके प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा पीड़ितों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की गई है। दरअसल 2 समुदायों के बीच झगड़े की शुरुआत एशिया कप के दौरान हुई थी और उसके बाद फिर यह मामला बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर मारपीट और झड़प का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
और अब बात करते हैं मोहाली एमएमएस कांड की। इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल वार्डन को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के लिए महिलाओं की कमेटी बनाई है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी डिटेल लेते हैं। संवाददाता अमन भारद्वाज हमसे जुड़ गए हैं। अमन, बताइए कि क्या अपडेट है वहां से और माहौल क्या है अब? देखिए, पहले के मुकाबले जो अब माहौल है वो कंट्रोल में है और जैसे आपने भी साझा की है जानकारी कि वार्डन्स जो है इसमें भी तब्दीली की गई है। 2 वार्डन्स को सस्पेंड किया गया है और पूरे हॉस्टल्स के, चाहे वो बॉयज़ है चाहे गर्ल्स हॉस्टल है, उनके जितने इंचार्ज हैं, वार्डन्स हैं, उनको उनका रोस्टर नया बनाया गया है। उसमें चेंजेस किए गए हैं, नए इंचार्ज जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं और उसके अलावा एक टीम बनाई गई है जिसमें 3 स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स हैं और 9 मेंबर्स की ये टीम है जो इन्वेस्टिगेशन जो इस मामले में वीडियोस लीक के मामले में हो रही है उस पर निगरानी रखेगी और कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाएगा। एक रिपोर्ट उनकी ओर से भी बनाई जाएगी जो कि प्रबंधक है उनको रिपोर्ट जो है इस एसआईटी की तरफ से, इंटरनल एसआईटी जो है इसकी तरफ से दी जाएगी। और वहीं पुलिस की ओर से अगर बात की जाए तो एक गुरप्रीत देओ जो एडीजीपी हैं पंजाब की, उनकी ओर से एक उनकी अगुवाई वाली एक एसआईटी बनाई गई है जिसमें और 3 से 4 आईपीएस ऑफिसर्स हैं और फीमेल जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस एसआईटी में, जिनकी ओर से जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की ओर से अगले 1 हफ्ते की छुट्टी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कर दी गई है। और वहीं इंटरनल जो चेंजेस करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की ओर से मांग की जा रही थी कि जो स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम है उसकी नीचे की दीवारें और ऊपर कोई शेल्टर नहीं है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हों और खास करके जिस तरीके से वहाँ पर कोई कैमरास कॉरिडोर में नहीं है तो उसको इंस्टॉल किया जाए। जो अलग अलग तरीके से की मांग थी यूनिवर्सिटी से, उनको एक इस हफ्ते में पूरा करने की बात जो है कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि उनको पूरा किया जाए। और वहीं जो लिखती तौर पर जो यूनिवर्सिटी ने चेंजेस करने हैं, चाहे वो फीमेल स्टूडेंट्स के कपड़ों को लेकर हों या उनकी डिमांड्स को लेकर हों, तो उस पर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। और वहीं जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के दरमियान चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, तो 3 आरोपी जो इसमें एक जिसका नाम स्माइली है, जिसपे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उसके 2 फ्रेंड्स जिसको शिमला एक ढली जगह से और दूसरा रोडू से गिरफ्तार किया गया है। तो उन तीनों को आज कोर्ट में, खरड़ कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन का रिमांड हालांकि मिला है कोर्ट की ओर से, लेकिन 10 दिन के पुलिस रिमांड की बात मांग की जा रही थी। और वहीं 7 दिन के इस रिमांड में अब पूछताछ की जाएगी कि वीडियोस उन तक पहुंची कैसे वो दोस्त बने थे और क्या इन वीडियोस को आगे सर्कुलेट किया गया है या नहीं किया गया, और अगर किया गया है या इन तक ये वीडियोस पहुंचे तो इनका इंटेंशंस क्या है, खासकर इस ऑफेंस के पीछे, इस वीडियोस को वहां तक पहुंचने और वायरल करने के पीछे, और कितनी ये वायरल हुई थी। क्योंकि जब ये वीडियोस उस लड़की को पकड़ा गया, वार्डन की ओर से पूछा गया, तो उनका कहना था कि कुछ वीडियोस जो है वो डिलीट भी की गई हैं और कुछ वीडियोस पहले सर्कुलेट भी हुई है। और एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि इसी तरीके का मामला जब चंडीगढ़ के अंदर कोविड टाइम था तो उस टाइम भी कुछ महीने पहले ये सामने आया था। एक टीचर की अमन, ये बताइए कि अब तो जांच हो रही है, तो जांच के अपने पहलू होते हैं और ये आईटी एक्ट का भी मामला है, कानूनी बातें भी है इसमें, लेकिन अब तक किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, एक बार अगर हम रिकाउंट करें पूरे घटनाक्रम को तो क्या हुआ? देखिए, खासकर इस इंसिडेंस में सबसे पहले तो जब उस लड़की जिस रूममेट जो लड़की है उसकी एक रूममेट की ओर से उसको शक हुआ कि उसकी कोई वीडियो जो है वो बना रहा है, जब शी वाज टेकिंग बात, और उसके बाद उससे पूछा गया तो वो नर्वस हुई। उसके बाद वार्डन को बुलाया गया, वार्डन को शिकायत की गई तो फ़ोन चेक हुआ। उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी ओर से वीडियोज़ जो है बनाई गई है, जिसकी वीडियोज़ साफ तौर पर बाहर भी हैं कि वो एक्सेप्ट कर रही है वार्डन के आगे कि उसने वीडियोस बनाई है और कुछ वीडियोस को डिलीट भी किया गया। जिसके बाद एक इनसिक्योरिटी जो स्टूडेंट्स थी वहाँ पर 7th फ्लोर, क्योंकि ये जो उस हॉस्टल का था, वहाँ की सभी लड़कियों के अंदर एक इनसिक्योरिटी जो है वो हुई कि किस किस की वीडियो बनी है, कहाँ कहाँ वो वायरल हुई है, क्या उसने अपने फ्रेंड को भेजी है या आगे किसी ऐसी पॉर्न साइट पर या सोशल मीडिया पर उसको डाला है, पोस्ट किया, और क्या इसमें कारण क्या है इसका। तो इस इनसिक्योरिटी के कारण एक इस एग्रेशन देखने को मिला
स्टूडेंट्स का। और वहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट की गई तो जिस तरीके का एक्शन यूनिवर्सिटी की ओर से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, जिस कारण स्टूडेंट के अंदर ये एक फीलिंग आई कि इस मामले को दबाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स है, जो इस तरीके का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उससे शायद लाइटली लिया जा रहा है, जिसके कारण उनके मेल फ्रेंड्स को गर्ल्स हॉस्टल से बताया गया, फिर एक कलेक्टिव कॉल ली तो गई इस कि तरीके से ये मामला पूरा विकसित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन। साफ है कि यूनिवर्सिटी में पहले तो लड़कियों को अपने स्तर पर शक हुआ और वहाँ से बात निकली, पहले लगा कि एक्शन नहीं हो रहा है, तो अब मामला बढ़ा और अब एक्शन हो रहा है, वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 300 पॉइंट चढ़कर 59,141 पर और निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर 17,622 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 128 पॉइंट चढ़कर 40,904 पर बंद हुआ है। डिटेल सबसे ज़्यादा जो है ख़रीदारी डिफेंस, सीमेंट, पीएसयू बैंकों के शेयरों में देखने को मिली। रियल्टी, एनर्जी शेयरों पर बिकवाली भी देखी गई। बाकी अपडेट लेते हैं यतीन से। यतीन, बताएं आज की हाइलाइट्स। तो देखिए, शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने फिर से एक बार जो है ऊपर की तरफ छलांग लगाई। इनफैक्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। ऑब्वियसली जो फ्राइडे की आपको कमजोरी दिखी, कहीं ना कहीं उसका जो है बाउंस बैक आज के सत्र में आपको आता हुआ नजर आया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सिलेक्टिवली ऑटो शेयर्स, पीएसयू बैंक स्टॉक्स, मीडिया, एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। सीमेंट स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी रही अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर इन्फ्यूजन के अनाउंसमेंट के बाद। और अगर हम सेलिंग देखें तो मेटल, रियल एस्टेट जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। ब्रॉडली अगर आप देखें तो एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था, यानी जितने बढ़ने वाले शेयर उतने ही गिरने वाले शेयर। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बाजार की सेटअप की बात करें तो आज दिन ठीक ठाक ही रहा। ऑब्वियसली लेटर इन द डे काफी सारे इवेंट्स आपको अमेरिकन मार्केट्स में दिखेंगे जिस पे बाजार की नजर बनी हुई है। और ये बताइए यतीन की शेयरों के लिहाज से लूजर्स और गेनर्स बड़े कौन से रहे आज के? तो देखिए, शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ। और यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो तेजी की तरफ आपको बंद होते हुए दिखाई दिए। खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने सोलर यूनिट्स को यहाँ मोनेटाइज करने के बाद स्टॉक में लगभग 3% की तेजी। और अगर हम बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक देखें तो 2-2.25% के ऊपर की तेजी यहाँ देखने को मिली। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत टाटा ग्रुप के शेयर्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स लगभग 2 से 2.5% की मंदी के साथ बंद हुए। ब्रिटानिया और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में आपको 1-1.25% का जो है डाउनटिक दिखा। मिड कैप्स में काफी जबरदस्त एक्टिविटी सीमेंट शेयरों में थी, तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे नुवोको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जहां लगभग 8 से 10% की तेजी थी। और आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग में लगभग 17-18% का आपको अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो थोड़े फाइनेंशियल्स में दबाव था, खासकर कैनफिन होम्स 7% नीचे। आज पोस्ट मार्केट न्यूज भी आई कि इनके सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया है। करूर वैश्य बैंक और जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स में भी आपको 5 से 6% की मंदी दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन। और भारतीय बाजारों का जोश क्या कहता है? क्या फेड की रेट हाइक को बाजार डिस्काउंट कर चुका है? आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, एक बहुत एमिनेंट पैनल के साथ। देखना मत भूलिए शाम 7:57 पर। इधर फर्जी डिजिटल लेंडिंग ऐप और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सभी ऐप स्टोर्स में आरबीआई वेरीफाइड फाइनेंशियल ऐप्स की कैटेगरी क्रिएट करवाएगा। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर आरबीआई और आईटी मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं। गूगल और एप्पल समेत सभी ऐप स्टोर में क्या नई व्यवस्था होगी, कैसे होगी, डिटेल समझते आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं क्या प्लान कर रहे हैं सरकार और आरबीआई? देखिए, डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के नाम पर जो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा देश में चल रहा है, उसे लेकर सरकार नकेल कसना शुरू कर चुकी है। और उसी के तहत सरकार ने आरबीआई को निर्देश भी दिया था कि जितने भी इस तरह के ऐप्स हैं उनकी एक वाइट लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार अब एक ऐसे व्यवस्था पर काम कर रही है जिसके तहत जितने भी आरबीआई से वेरीफाइड या फिर वाइट लिस्ट वाले जितने भी ऐप होंगे उनके लिए तमाम ऐप स्टोर्स पर एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक कैटेगरी फाइनेंस की हो सकती है और इस फाइनेंस कैटेगरी में वो तमाम ऐप शामिल होंगे जो आरबीआई से ग्रीन सिग्नल मिल चुके होंगे या फिर आरबीआई की वाइट लिस्ट में शामिल होंगे, ताकि लोग इन ऐप्स को बेझिझक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकें और उस पर काम कर सकें। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अनवेरीफाइड ऐप, फर्जी ऐप
तमाम जो स्टोर्स होते हैं, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो, चाहे एप्पल का प्ले स्टोर हो या चाहे कोई और प्ले स्टोर हो, वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। और इन अनवेरीफाइड सोर्सेज से अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उससे आपकी जो निजी जानकारी होती है वो भी चोरी होती है और साथ ही साथ बहुत बड़ा आपको चूना भी लग सकता है। और ख़ास तौर से जो डिजिटल लर्निंग ऐप के मामले में यही देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं इस चंगुल में फंस जा रहे हैं। लिहाजा सरकार ख़ास तौर से वित्त मंत्रालय, IT मंत्रालय और RBI मिलकर एक नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और IT मंत्रालय लगातार कंपनियों से, इन गूगल और एप्पल कंपनियों जैसे हैं उनसे बातचीत कर रहा है ताकि वो एक नई कैटेगरी ऐप स्टोर में डेवलप की जा सके। शुक्रिया आलोक। इधर सरकार टेलीकॉम सेक्टर में दूसरे चरण के रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। इस हफ्ते टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट जारी किया जा सकता है। सरकार और संसद के शीतकालीन सत्र में इसको पेश भी कर सकती है। क्या है इसमें खास, जानते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए कि दूसरे चरण में किस तरह के रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। देखिए, पिछले साल सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में कई सारे सुधार किए थे जिसका असर टेलीकॉम कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। अब सेकंड चरण का रिफॉर्म जो है सरकार करने जा रही है। ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है इसके लिए सरकार लेकर के आएगी, जो कि इसी हफ्ते जारी होगा। और सरकार का इरादा है कि इसको जो संसद का शीत स्तर है उसमें इसको मंजूरी ले। तो कई सारे बदलाव जो है टेलीकॉम कंपनियों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो उनकी टेलीकॉम लाइसेंस की शर्तें जो है वो काफी आसान होंगी। अभी टेलीकॉम कंपनियों पे किसी भी गलती के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो लगती है। सरकार इसको आसान करके अधिकतम पेनल्टी जो है 1 करोड़ रुपए की जो है वो करेगी। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों को काफी राहत जो है वो मिलेगी। इसके अलावा मर्जर और एक्विजिशन की गाइडलाइंस जो है वो काफी आसान जो है सरकार कर देगी। इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस जो है सरकार इसमें काफी जो है वो आसान जो है वो करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार का ये इरादा है कि टेलीकॉम सेक्टर को एक वर्ल्ड क्लास नियम जो है वो दिया जाए। खासतौर के भी सरकार राइट ऑफ वे के नए नियम जो है वो लेकर के आई थी। अब उनको कानूनी जामा जो है इस बिल के जरिए जो है पहनाया जाएगा। तो कई सारे रिफॉर्म्स आपको इस बिल के जरिए सरकार की तरफ से आते हुए जो है दिखाई देंगे। ड्राफ्ट बिल इसी हफ्ते जारी जो है हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों में आप उसको आता हुआ देख सकते हैं और संसद के शीत सत्र में इसको मंजूरी मिलेगी, जिससे कि टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया असीम। और देश में एक और नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई अहमदाबाद रूट पर इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। लेकिन इस रूट पर तेजस से इसकी टक्कर होगी और इसको लेकर IRCTC ने चिंता भी जताई है। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं कब आ रही है वंदे भारत और तेजस से टक्कर की जो चिंता है वो क्या है? देखिए, फिलहाल देश में सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं जो कि दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी रूट पर चलती है। लेकिन अब अहम खबर ये है कि देश में तीसरी वंदे भारत चलने को पूरी तरह से तैयार है। 30 सितंबर को इस नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और सूत्र हमें बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत 2 को अहमदाबाद गांधीनगर से हरी झंडी दिखा सकते हैं। अभी जो वंदे भारत चल रही है उसके मुकाबले तकनीक के हिसाब से जो नई वंदे भारत ट्रेन है वो कई गुना आगे है। खास तौर पर अगर यात्री सुविधाओं की बात करें तो कंफर्टेबल पूरी यात्रा रहे, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट मिले और एंटी पोल्यूशन प्यूरिफायर जैसे सिस्टम को इस नए वंदे भारत 2 में इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर एक चिंता जो IRCTC की तरफ से जताई गई है वो ये कि IRCTC की जो कॉर्पोरेट ट्रेन है तेजस वो भी इसी रूट पर चलती है और जो वंदे भारत का प्रस्तावित टाइम है वो भी IRCTC की तेजस से मिलता जुलता ही है। ऐसे में चिंता ये जाहिर की गई है कि पहले से अगर हम तेजस की बात करें तो इतना अच्छा रिस्पांस उसे नहीं मिला है और अगर ऐसी स्थिति में वंदे भारत को भी उसी वक्त और उसी रूट पर चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं IRCTC को कड़ी टक्कर मिल सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की तरफ से किरेन रिजिजू और नरेंद्र तोमर मौजूद रहे। बाद में अमित शाह, JP नड्डा से भी कैप्टन जाकर मिले। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे।
विलय का रास्ता अमरिंदर सिंह के लिए नया नहीं है। साल 1992 में वो शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसे कांग्रेस में मिलाया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। और राहुल गांधी वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा अभियान के 12 दिन पूरा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के चेरिया कलाऊर में वो स्थानीय नाविकों के साथ नाव चलाते नजर आए। केरल के पुन्नमदा झील में सांप नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस में उन्होंने हिस्सा लिया। राहुल के साथ पार्टी के नेता भी इस रेस में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वोट रेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और शुरुआत होते ही सियासत गर्मा गई। लखनऊ की सड़कों पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। इसको पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक सड़क पर तनातनी देखी गई। बाद में कुछ देर के बाद अखिलेश धरने से उठ गए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कहा गया कि मार्च के लिए जिस रूट की अनुमति ली गई थी उसका पालन नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से नियमों के पालन की आशा नहीं की जा सकती है। बिहार के बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में भी अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 8:30 बजे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शहर के कई इलाकों में फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ कारतूसों के खोखे मिले। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दहशत है। बहरहाल पुलिस ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है और बदमाशों के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन भी दिया है। जैकलीन फर्नांडिस की आज फिर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेशी हुई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया था। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर अब इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट हो गई है। ग्लेशियर की 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। भारतीय सेना की शाखा फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी दी है। यह भारत की बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस सेवा से भारतीय सेनाओं को बड़ी मदद मिलेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL सियाचिन में सेना को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पीएम के जन्मदिन पर बंगला साहिब में जो पाठ आयोजित हुआ था उसका प्रसाद उन्हें सौंपा गया। सिख प्रतिनिधियों ने पीएम को साफा बांधा और पुस्तक भी भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन किया था, जो 15 सितंबर से 17 सितंबर तक चला और इसका प्रसाद सौंपने वे पीएम के पास आए हैं। पीएम ने मंडल का आभार जताया।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।